एक तन्हा ड्राइवर जो शराब पीता है और कश्मीर की वादियों में गाड़ी चला रहा है। वह नशे के खुमार में है और सड़क पर गुजरती दूसरी सवारियों को देखकर तरह तरह के ख्यालों से गुजरता है। वह डाक बंगले पर पहुंचता है और अपनी रात रंगीन करने के लिए एक मुर्गी और एक औरत मंगाता है। औरत मजबूर है और अपने बीमार बेटे की दवा के लिए उसे रुपयों की दरख्वास्त करती है। उस जरूरतमंद औरत के साथ हम हिस्ट्री और उसके बाद की ड्राइवर की कैफियत और सोच को ही इस कहानी में कहा गया है। रात की थकन से उसके शाने अभी तक बोझल थे, आंखें खुमार आलूदा और लबों पर तरेक के डाक बंगले की बियर का कसला जायका। वो बार बार अपनी जबान को होंठों पर फेर कर उसके फीके और बेलज्जत से जायके को दूर करने की कोशिश कर रहा था। गो उसकी आंखें मंदी हुई थी, लेकिन पहाड़ों के मोड़ उसे इस तरह याद थे जैसे अलिफ बे की पहली सतर, और वो निहायत जबरदस्ती से अपनी मोटर को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, एक आदमी और गालिबन एक औरत, उन खतरनाक मोड़ों पर घुमाए ले जा रहा था। कहीं कहीं तो ये मोड़ बहुत खतरनाक हो जाते। एक तरफ उमूदी चट्टानें, दूसरी तरफ खाई जिसकी तह में झेलम के नीले पानी और सफेद झाग की एक टेढ़ी सी लकीर नजर आ जाती। उन्हीं मोड़ों पर से तो कार को तेज चलाने में लुत्फ हासिल होता था। सारे जिस्म में एक फुरेरी सी आ जाती थी। सुबह की हवा भी बर्फीली और खुशगवार थी, उसमें ऊंची चोटियों की और घाटियों पर फैले हुए जंगलों के जैगन की महक घुली हुई थी। कैसी अनोखी महक थी, अजीब, बेनाम सी तरोताजा, निहालू के लोगों की तरह। वो अपनी नींद व पलकों के साए में पिछली रात के बीते हुए दर्दनाक लम्हों को वापस बुलाने लगा। बियर की रंगत में डूबते हुए सूरज का सोना घुला हुआ था। उसके कसैलेपन में एक अजीब सी लताफ थी। रात की भीगी हुई खामोशियों में दूर कहीं एक बुलबुल नगमा रेज थी। बुलबुल ने अपने नगमे में खामोशी और आवाज को यूं मिला दिया था कि दोनों एक दूसरे की सदाए बाज गश्त मालूम होते थे, और वो ये मालूम ना कर सका था कि ये खामोशी कहाँ खत्म होती है और ये मौसीकी कहाँ शुरू होती है। चांदनी रात में सेब के फूल हंस रहे थे और निहालू के लब मुस्कुरा रहे थे। वो लबे जो बार बार चूमे जाने पर भी मासूम दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की कोई चीज भी उन्हें नहीं छू सकती। कैसा अजीब एहसास था। रात की तन्हाइयों में निहालू का हुस्न गैर फानी और गैर जमीनी मालूम होता था। उसके लब, उसकी आंखों की नरमी, उसके बाल स्याह घने और मुलायम जैसे रात की भीगी हुई खामोशी, और फिर उन बालों में सेब के चंद चटकते हुए गौचे जैसे रात की भीगी हुई खामोशी में बुलबुल के मीठे नगमे। और वो ये मालूम ना कर सका कि खामोशी कहाँ शुरू होती है और ये मौसीकी कहाँ खत्म होती है। लेकिन अब तो वो डाक बंगला भी बहुत पीछे रह गया था और इस वक्त किसी पुरस्तानी किले की तरह मालूम हो रहा था। मोड़ों के उलझाव में कार घूमती हुई जा रही थी और उसके तख्युल में निहालू के लब, जैगन की महक, बुलबुल का नगमा और बियर का सुनहरा रंग चांदी के तार की तरह चमकती हुई सड़क पर उलझते गए। नीचे झेलम का पानी वहशी राग गाने लगा और फिजा में सेब के लाखों फूल आंखें खोलकर चहचहाने लगे। और उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी मोटर को इसी खाई की वसीय खला पर एक बेफिक्र परिंदे की तरह उड़ा कर ले जाए। ये ख्याल आते ही उसने अपने जिस्म में एक सनसनी सी महसूस की और उसकी नींद व आंखें खुल गईं। रास्ते में एक चश्मे के किनारे उसने अपनी कार ठहरा ली और देर तक हाथ पांव धोता रहा, आंखों को छींटे देता रहा, एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता रहा और पानी लेकर कुलिलियां करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में रचा हुआ खुमार दूर हो गया और बियर का कसला जायका भी जाता रहा। अब लब सूखे थे, आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, प्यास और इश्तिहा भी। उसने बोतल खोलकर गर्म चाय उंडेल ली और सर्द टोस्ट पर मक्खन लगाकर खाने लगा। बदन में गर्मी और कुव्वत आ रही थी, शानों की थकन मालूम होने लगी। अब वो राह चलते हुए लोगों, मोटरों और लारियों को गौर और दिलचस्पी से देखने लगा। इस वादी में बीकानेर के मारवाड़ी अपनी भारी भरकम बीवियों को पहलगाम सैर कराने के लिए ले जा रहे थे। उस कार में एक यूरोपियन मर्द एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरा हाथ उसकी बीवी की कमर पर था, जो अपने लोगों पर सुर्खी लगाने में मसरूफ थी। इस लारी में बीमार क्लर्क और उनकी अधमूरी बीवियां बैठी थीं और उनके बेशुमार बच्चे लारी की खिड़कियों पर खड़े गुल मचा रहे थे। इस लारी में सिख ड्राइवर की पगड़ी ढीली हो चुकी थी और वो ऊँघता हुआ मालूम होता था। उसे ख्याल आया कि चंद मील आगे जाकर ये सिख ड्राइवर अपनी लारी को खाई की वसीय खला पर उड़ाने की कोशिश करेगा।
और फिर दूसरे दिन वो अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ लेगा, मरवी कश्मीर रोड पर एक हादसा। लारी झेलम में जा गिरी, सब मुसाफिर झेलम में गर्क हो गए, ड्राइवर बाल बाल बच गया। लारी मोड़ पर से गुजर गई। उसी लारी में बैठे हुए लोग, जिनमें पंजाब के चंद पहलवान भी शामिल थे, बहुत खुश और खुर्रम दिखाई देते थे। इस खुशी में गालिबन कश्मीर की नाशपातियों और औरतों की नरमी और गुदासपन का बहुत हिस्सा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि चंद मील आगे जाकर उन्हें मौत से मुकाबला करने के लिए अपनी पहलवानी का सबूत देना पड़ेगा, और ये कि थोड़ी देर में ही वो औरतों की तरह चीखें मारते और खाई पर नाशपातियों की तरह लुढ़कते दिखाई देंगे। इस लारी में चंद रेशमी बुर्के सरसरा रहे थे, लेकिन कईयों ने नकाब उलट दिए थे। एक बदसूरत औरत ने, जो एक निहायत खूबसूरत बुर्का पहने थी, जोर से पान की पीक सड़क पर फेंकी और चंद छींटें उड़कर चश्मे के करीब आ पड़ी और वो परे सरक गया। तीन हाथों, अपने घुटे हुए सुरों पर तंग टोपियां पहने और कांधों पर नमक के बड़े बड़े डिले उठाए गुजर रहे थे। उनके नथुने फूले हुए थे और गाल सुर्ख और चपटे। पाँव में प्याल की चप्पलें थी। उसे वो ज़रबुल मस्ल याद आई। कश्मीर में जाके हमने देखी एक अजीब बात, औरतें हैं मिस्ल परी, आदमी जिनजात। दो गुजरियां, जवान, सांवली सलोनी, गदराई हुई, जैसे रसीली जामुन, तेजी से कदम उठाते हुए गुजर गईं। एक ड्राइवर ने अपनी लारी चश्मे के किनारे ठहरा ली और इंजन और पहिए ठंडे करने लगा। लारी में एक मोटे सेठ का मोटा कुत्ता उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। टॉमी, शट अप, टॉमी, शट अप, मोटे सेठ ने कई बार कहा, लेकिन कुत्ता ना रुका और लारी के मोड़ पर गुजर जाने तक भौंकता रहा। अब सूरज सुबह और दोपहर के दरमियानी वक्फे में आ गया था और उसने चलने की ठानी। उसने सोचा कि आज रात वो चौमील के डाक बंगले में क़ियाम करेगा। गड़ी तो वो आज रात किसी तरह ना पहुंच सकता था। उसने अपनी ओक में चश्मे का साफ और शफाफ पानी पीने के लिए भरा और फिर रुक गया। खामोश कदमों से एक औरत उसके करीब आ गई थी, नौजवान सी और कुछ फरबा अंदाम। उसने नीले फूलों वाली सूसी की एक भारी शलवार पहन रखी थी और उस स्याह कमीज पर उसकी उभरी हुई छातियों के गोल खम नजर आए, और चश्मे का साफ और शफाफ पानी उसकी ओक से बाहर छलकने लगा। और कुछ अरसे के बाद उसके पतले प्यासे सुर्ख लबों की तरफ देखकर उसे अपना सवाल बेमानी सा मालूम हुआ। औरत चश्मे में से ओक भर भर कर अपनी प्यास बुझाती और उसकी प्यास तेज होती गई। औरत के लब और गाल गीले हो गए और कानों के करीब बल खाती हुई जुल्फ भी, और फिर यकायक दोनों की निगाहें मिली। औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को ठंडे पानी के छींटे देने शुरू किए। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मैं नक्कर में अपने मैके गई थी, अब बुलंद कोट अपने खाविंद के पास जा रही हूँ। बुलंद कोट किधर है? औरत ने कहा, यहाँ से 7-8 कोस तक तो मैं इसी सड़क पर चलूंगी, फिर आगे जंगल से एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ता है। वो रास्ता हमारे बुलंद कोट की तरफ जाता है, बहुत ऊंची और सर्द जगह है। तो फिर तुम वहाँ क्यों रहती हो? यहाँ देखो कितना खुशगवार मौसम है और इस चश्मे का पानी कितना ठंडा और मीठा है। औरत ने हंसकर कहा, हम बकरवाल लोग हैं, हम भेड़ों, बकरियों, भैंसों के गल्ले पालते हैं। आजकल उन ऊंचे इलाकों पर बहुत उम्दा उम्दा हरी हरी घास होती है, जो बर्फ के घुल जाने पर फूटती है। उस बारीक, नर्म और हरी दूब को हमारे मवेशी बहुत शौक से खाते हैं, और चश्मे तो वहाँ इससे भी ज्यादा ठंडे और मीठे हैं। उसने बात का रुख बदल कर कहा, क्या तुमने कभी मोटर की सवारी की है? हाँ, एक बार लारी में बैठी थी, जब मेरी शादी हुई थी। कितना अरसा हुआ? 2 साल। वो अपना रखते सफर बांधने लगा। औरत की नाक पर पानी की 2 बूंदें अभी तक लटक रही थी और गीली जुल्फ दाहिने गाल से चिपक गई थी। उसने कहा, तुम्हारी नाक पर पानी की 2 बूंदें हैं। और फिर वो यकायक दोनों हंसने लगे। 2 बूंदें, 2 साल, 2 गोलायां। और उसने आहिस्ता से कहा, आओ तुम मेरी कार में बैठ जाओ, कम से कम 7-8 कोस तक तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत हिचकिचाई, लेकिन मोटर का दरवाजा खुला था और उसने उसे अंदर धकेल दिया। और फिर क्या ये मोटर भी 2 आदमियों के सफर के लिए ना बनाई गई थी? एक मर्द और गालिबन एक औरत। और उसने गैर शहरी तौर पर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। औरत के जिस्म में एक खफीफ सी झुरझुरी पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। मोटर भागती गई और उसका हर नफ्स आतिशी होता गया।
आग और समुद्र जिनमें बुलंद कोट की रिफतें गर्क हो जाती हैं और वक्त मिट जाता है। जब वो चौमिल के डाक बंगले पर पहुंचा तो हर तरफ शाम की उदासी छा रही थी। सामने का स्याह पहाड़ किसी वसीय किले की दीवार मालूम हो रहा था और दरख्तों की चोटियां पहरेदार की बंदूकें। अब वो फिर अकेला था। उसे अपने आप से, किले की दीवार से, पहरेदारों की बंदूकों से, फिजा की तन्हाई से डर महसूस हुआ। अपने आप से डर, इस तीरगी से डर जो उसकी रूह पर छाई हुई थी, रात के गहरे सायों की तरह, जैसे वो अफसुर्दगी के दलदल में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा हो। उसने डाक बंगले के बैरे को आवाज देकर कहा, एक व्हाइट हाउस खोल दो। और फिर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। जान अजीज के मुकाबले में 10 रुपए के नोट की क्या अहमियत थी। कागज का हकीर टुकड़ा, बोतल अपने सामने देखकर उसने सोचा, अब मैं बच जाऊंगा, अब इस दलदल में नहीं धंसूंगा। और उसने बोतल को जोर से गर्दन से पकड़ लिया, शायद कहीं वो उसका दामन छुड़ा कर ना भाग जाए। उसने बैरे को आवाज दी, जी सरकार, एक मुर्गी भून लो, देखो दुबली पतली ना हो। बहुत अच्छा सरकार। और हाँ देखो, उसने बैरे के हाथ में 5 का नोट देकर कहा, एक ले आओ, दुबली पतली ना हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बैरे की बाछें खिल गईं, आंखें चमक उठी, गर्दन की रगें एक कसाब की तरह तन गईं। उसने खुश होकर कहा, हुजूर बेफिक्र रहें, ऐसा उम्दा चूजा लाऊंगा कि जाओ जाओ। उसने जल्दी से कहा और बोतल को गिलास में उंडेलना शुरू किया। डाक बंगले के बाग में बीने और रुदने बारी बारी बोल रहे थे। बीने कहते पे पे पी, रुदने कहते बड़ी री री। फिर दोनों चुप हो जाते और यकायक कोई नजर ना आने वाला परिंदा किसी दरख्त पर फड़फड़ाने लगता। और उसने सोचा कि वो उसी वक्त गैरेज में जाकर अपनी मोटर से लिपट जाए और आंसू बहा बहा कर कहे, मैं अकेला हूँ मेरी जान, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बड़ी री री। जी जी जी, पी पी पी। क्या वो जिए या पिए? बोतल खाली हो गई और वो मेज पर सर पटक कर झुक जाने को था कि यकायक किसी ने उसके शाने को हिलाया। बैराई उसके पास खड़ा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम जुबेदा है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ा। बैरी ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने उसे झिड़क कर कहा, हट जाओ, मैं कमरे में खुद चला जाऊंगा। वो उस वक्त इस जर्वी सयाह की तरह महसूस कर रहा था जो किसी दुश्वार गुजार बर्फिस्तान में सफर कर रहा हो। एक स्याह खाई सी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ कमरे में एक कोने पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था। रोशनी चारों तरफ, तारीकी का समुद्र और बीच में रोशनी का मीनार। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया, शायद वो अब भी बच जाएगा। यकायक उसने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और वो रुक गया। बैरी ने औरत को अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। औरत दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आओ आओ, उसने औरत की तरफ हाथ हिलाकर झूमते हुए कहा, इधर आओ, रोशनी इधर है। औरत हौले हौले कदमों से करीब आ गई थी। उसके बालों के एंड दरमियान से एक सीधी मांग निकली हुई थी, चांदी के तार की तरह। और उसने दोनों तरफ बालों में पुरतकल्लुफ अंदाज में सित्था लगाया हुआ था। सत्थे का मोम बालों पर लैंप की रोशनी के इका से बार बार चमक उठता था। उसके कानों में चांदी की एक एक बाली लटक रही थी। उसने औरत के शाने पर झुककर राजदाराना लहजे में कहा, क्यों तुम उदास हो? तुम्हारा नाम क्या है? सुबेदा, उसने बेजान से लहजा में कहा। शुबेदा, शुबेदा, उसने हंस कर कहा। शुबेदा, तुम, क्या खूब, उसने उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। ये क्या है? शुबेदा, प्यारी शबेदा, ये सित्था है, ये मोम और जंगल के जेगन से बनता है, इससे बाल खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। शुबेदा, उसने हंसी और हिचकी के बीच के लहजे में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो शुबेदा। उसने जुबेदा के साफ और गुलाबी रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर वो अलग हटकर खड़ा हो गया और उंगली से उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, तुम शुबेदा हो? नहीं, तुम मेरी माँ हो। ही। और वो उसके करीब गया। औरत ने यकायक उसके बाजुओं को झटक दिया, जैसे उसे किसी सांप ने डस लिया हो। हाँ,
वो चिल्ला कर बोला। शुबेदा माँ है, शुबेदा मेरी बहन है। शुबेदा मैं गुनहगार हूँ। शुबेदा तुम यहाँ क्यों आई? है, मैं गरीब हूँ, जुबैदा ने आहिस्ता से कहा। गरीब? ही, मेरा बच्चा बीमार है। जर्रा, मेरा नन्हा सा जर्रा, डॉक्टर ने कहा है उसे निमोनिया हो गया है। वो 4 रुपए फीस मांगता है। बेरे ने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे दो। निमोनिया? ही, उसे खैराती अस्पताल ले जाओ ना। निमोनिया? न था जरा, यहाँ एक ही तो अस्पताल है, औरत ने उदास लहजे में कहा। और वो भी खैराती? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे देना, सिर्फ 1 रुपया, बश, फिक्र ना करो ना नहीं शुबेदा, वो उसकी गर्दन में लिपट कर कहने लगा। मैं तुम पर मरता हूँ, खूबसूरत शुबेदा, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे बचाओ। शुबेदा, उसने उसके शाने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो सोया पड़ा था, औरत के गले में उसके बाजू हमायल थे जैसे व्हाइट हाउस की बोतल पर उसकी उंगलियां। लैंप की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। काली रात के सन्नाटे में नजर ना आने वाले बिये और रोने अभी तक बहस किए जाते थे। जी, पी, लेकिन उन्हें सुनने वाला मौजूद ना था। खाई उसके सर पर हमवार हो चुकी थी। जब वो जागा तो खुमार उतर चुका था, रोशनी बुझ गई थी, साए गायब हो चुके थे, बीने और रोने खामोश थे। सुबह का हल्का सा पर्तो चारों तरफ छन रहा था। वो अभी तक उसकी आगोश में मदहोश पड़ी थी। बरहना, सित्थे से आरास्ता किए हुए बाल परेशान थे और सफेद गर्दन के उन हिस्सों पर सुर्ख निशान थे जिन्हें वो बार बार चूमता रहा था। उसने नीम व आंखों से उसे सर से पांव तक देखा। सुडोल, गुदाज, सांचे में ढला हुआ जिस्म। वो आहिस्ता से उसके पिंडे पर उंगलियां फेरने लगा। औरत के सारे जिस्म में एक लर्जिश पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। उसके लबों से एक आह सी निकली और उसने आहिस्ता से उस मदहोशी के आलम में कहा, जर्रे, प्यारे नन्हे जर्रे। और फिर उसकी नीम व लब उसी तरह आपस में मिले जैसे माँ अपने प्यारे बेटे को चूम रही हो। नन्हा जर्रा, यकायक वो चौंक पड़ा। गुजरी हुई रात के मौहूम से साए उसकी आंखों के आगे आते गए। नन्हा जर्रा, निमोनिया, डाकदार। वो कांपने लगा। 3 रुपए, 4 रुपए, सिर्फ 1 रुपया। उसने फौरन अपने बाजू उसकी गर्दन से हटा लिए। नन्हा जर्रा, और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अपनी माँ से जिना कर रहा हो, और वो यकलक बिस्तर से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया और फटी फटी निगाहों से उस औरत की तरफ तकने लगा जो अब जाग गई थी और बरहना थी और सारी रात उसकी आगोश में रही थी। वो चीख कर कहने लगा, छुपा लो अपने आप को इस कंबल में, दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्यों इस तरह परेशान निगाहों से मेरी तरफ देख रही हो? सुनती नहीं हो क्या? मैं कहता हूँ, उठो मेरे बिस्तर से। ये लो, 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ये सब ले लो, भागो यहाँ से, भागो। और उसने उस औरत को कंबल उड़ाकर उसके कपड़े उसके हाथ में देकर उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत देर तक वो बिस्तर पर सर पकड़े बैठा रहा। दिलो दिमाग पर एक मुबहम सी उलझन एक मकड़ी के जाले की तरह तनी हुई थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी और वो कुछ ना सोच सकता था। बार बार अपने उलझे हुए लंबे बालों में उंगलियां फेरकर उस मकड़ी के जाले को दूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर जब बेरे ने आकर उससे कहा, साहब गुस्ल खाने में गर्म पानी धरा है, तो वो बेदिली से उठा और पोटेशियम परमैंगनेट की पिचकारी उठाकर गुस्ल खाने में घुस गया। तबीयत बेमजा सी हो गई थी और मुंह का कड़वा कसला जायका होश आने पर भी दूर ना हुआ था। शाने बोझल से थे। नहाकर वो बरामदे में मेज पर कोहनियां टेक कर नाश्ते का इंतजार करता रहा और अपने आप को कोसता रहा। होशियार बेरे ने नाश्ते पर बियर बोतल हाजिर कर दी। बियर के खुश रंग सियाल ने आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात की रो को बदल दिया।
उसकी तबीयत मुजर्रा होती गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा और सीटियां बजाने लगा। बीती हुई रातों के लम्हे खुशगवार और दिलकश बनते चले गए। सत्ते से चमकते हुए बाल, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम, निहालू का गैरफानी हुस्न, बुलबुल का नगमा, पपीहे की पी पी और सेब के फूल चांदनी में हंसते हुए यकायक किसी रास्ते में चमकते हुए चश्मे का ठंडा पानी और मीठा पानी उसकी आंखों के सामने खुशी से उछलने और उबल उबल कर कहे लगाने लगा। और उसे अपनी कार की याद आई जो गैरेज में पड़ी उसकी राह तक रही थी। वो खड़ा हो गया और उसने बैरे को इनाम देकर पूछा, घड़ी का डाक बंगला यहाँ से कितने मील दूर होगा? 110 मील सरकार। हाँ, बैरे का क्या नाम है? खादिम शाह हुजूर। हम बहुत अच्छा आदमी है, बैरे ने कहा। साहब लोगों का पुराना खादिम है हुजूर। डाक बंगले के करीब एक मोड़ काटते हुए उसे एक नीले रंग की कार मिल गई जो डाक बंगले की तरफ आ रही थी। एक भारी जिस्म और दोहरी ठोड़ी वाला आदमी जिसने स्याह फूलने वाली रूमी टोपी पहन रखी थी, कार चला रहा था। उसकी बगल में एक औरत बैठी हुई थी। नीली सूसी की शलवार, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम और आंखों में आदि मुजरिमों की सी बेजान उदासी। और वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। महरम नहीं है तू ही नवाहे राज का। गरीब औरतों ने अपनी ख्याली इस्मत की खातिर पहाड़ों पर बुलंद कोट बनाए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके मैके और ससुराल एक मीठे चश्मे से दूसरे मीठे चश्मे तक और एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक महदूद थे। उसने दिल ही दिल में खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उन लोगों को गरीब बनाकर उसके लिए दिलकश रातें मुहैया की थी। जुबेदा, व्हाइट हाउस और बुना हुआ मुर्ग। इलाही कैसी कैसी नेमतें तूने बनाई हैं। उसके तख्युल में घड़ी का डाक बंगला एक पुरस्तानी किला नजर आने लगा और उसने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी। मोटर के आगे और पीछे चीड़ और देवदार के घने और सब्ज जंगलों के दरमियान चांदी के तार की तरह चमकती हुई वो पक्की सड़क फैलती जा रही है, एक मीठे चश्मे से दूसरे चश्मे तक, एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक, एक अमीर की जेब से दूसरे अमीर की जेब तक। ये वही नुकरे तार है जिसने इंसानों के दिल तारीक कर दिए हैं, औरतों की इस्मतें वीरान कर डाली हैं और समाज की रूह को आतिशक के जहन्नुम में झुलसा दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।